इसके बाद जो हमारी दूसरी आज की कीनोट स्पीकर मैम डॉक्टर तनु मित्तल मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं HOD सोशियोलॉजी नई दिल्ली डिग्री कॉलेज से, और दूर से मैम आई हैं। इनका परिचय भी आप लोगों को सबको, अगर आप YouTube पे चले जाएंगे तो आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड, PCS से रिलेटेड, नेट की तैयारी से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। मैम के बारे में जितना अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता सकती हूँ, समय के कारण उतना बता रही हूँ, वरना बहुत लंबे समय तक मैम ने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करी है कि वो 1 घंटे तक वही चल सकता है। सबसे पहले मैम का हमारे कैंपस में स्वागत है, बहुत जोरदार तालियों She has teaching experience of around 15+ years, यानी कि 15 साल से ज्यादा का अनुभव मैम को है पढ़ाने का। Got position of District Information Officer in UK PCS 2017. She was a PCS officer. Please give a huge round of applause. Special Achievement Award by AKP College Rookie 2018, LCC Appreciation Award, and many more awards by Honorable Cabinet Minister of 2021, Honorable Speaker by 2022, won many cash prizes in various competitions organized by her, thanks to many students, and 24 students have got selected in UGC NET and other exams. So a huge welcome of now, and a huge welcome. Ma'am, please come and give some knowledge and the kind of. एक चीज बताऊंगा, बोलना होगा तन्नू मैडम सोशियोलॉजी वाले YouTube को करोगे, मैडम का वीडियो मिल जाएगा। तन्नू मैडम सोशियोलॉजी वाले। थैंक यू सो मच स्वर्णा मैम। सबसे पहले माँ शारदे के प्रांगण में मैं डॉक्टर तनु मित्तल आभारी हूँ आप सभी की। मंचासीन सभी, बहुत ज़्यादा मंच की औपचारिकताएं नहीं करूँगी, समय की बाध्यता है और मुझे क्षमा करिएगा अगर कुछ ऐसा लगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मेरा लेक्चर है ये रहेगा छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि जैसा सर ने मुझे बताया था कि ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आप सभी के लिए है। तो क्षमा चाहूँगी आप सभी से। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सब मेरे गुरुजन हैं। जो तनु मैम सोशियोलॉजी वाली यहाँ तुम्हारे सामने हैं, इन सब से की गाइडेंस के कारण यहाँ पर खड़ी है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां मेरे सभी गुरुजनों के लिए। गुरु का सम्मान जो होता है आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो याद रखना, इस कैंपस में जितने भी इस ऑडिटोरियम में स्टूडेंट हैं, आप सभी याद रखना, आज इस लेक्चर के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, आज जब आप सभी घर जाएंगे तो अपने साथ कुछ सहेज के लेके जाना, ठीक है? लेके जाएंगे? ओके, गुड। तो जैसा कि मैंने बोला है, ये मेरे गुरुजन हैं, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस से मैं आज तुम सबके सामने, चाहे मेरे PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे मैं प्रोफेसर बनने की मेरी यात्रा हो, इन्हीं गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं इस मंच पर पहुंची हूं। और सदैव मैं माँ सरस्वती को और अपने गुरुजनों को आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि इनके बिना मेरा यहाँ खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। तो आज सभी, आप सभी ये ध्यान में रखें कि जहाँ भी जाएं, सबसे पहले दिल से कोई भी एग्जाम दे, अपने गुरु को नमन करना, ठीक है? एग्जाम बहुत अच्छा होगा, याद रखना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन इन सोशल साइंस। जैसे कि सर मैंने बोला, मेरा स्टूडेंट सेंट्रिक ये है लेक्चर, तो मैं आप सभी के लिए ये तैयार करके आई हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी सेमिनार में होती, क्योंकि ये मेरे गुरुजन हैं, तो मैं बहुत स्टैंडर्ड का तैयार करके लाती, क्योंकि गुरुजन तो गुरुजन होते हैं ना। लेकिन आज का मेरा लेक्चर है स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी आप लोगों के लिए। मैं ये सोचकर आई हूँ कि आप लोगों को रिसर्च की नॉलेज बहुत कम है, चाहे मेरे BA 5th सेम के स्टूडेंट हैं, चाहे मेरे MA 1st सेम के स्टूडेंट हैं। आपको किसी को डीप नॉलेज है रिसर्च की? मैं ये मान के आई हूं कि आपको तो अल्फाबेट भी नहीं पता है, ABCD भी नहीं पता है रिसर्च का, ठीक है? ये मत सोचना कि मैम हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब आप शाम को घर जाएंगे तो इस वर्कशॉप से कुछ सहेज के लेके जाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ABCD,
देखिए, हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है इंट्रोडक्शन टू फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन इन सोशल साइंस। सबसे पहले बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामाजिक विज्ञानों के साथ, ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये जूलॉजी या बॉटनी नहीं है कि हमारे पास लैब्स बनी है। मैम का जो व्यवहार है 2.5 किलो अच्छा है। फिजिक्स में ना मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं और यूनिट्स होती हैं, तोलने की इकाइयां, है ना। अब हमें चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं और सोशल साइंस नेचुरल साइंस से कैसे अलग है, वो तुम सब सीख के जाना, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है कि जो पीके सिंह सर हैं, HOD सर जो हैं सर कितने मीटर अच्छे हैं, कितने मीटर अच्छे हैं, 100 मीटर 50 मीटर नहीं, हम इसको नाप ही नहीं सकते। हम तो उन ह्यूमंस का रिसर्च, उनके बारे में अध्ययन करते हैं जो आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोचते हैं, और परसों तक उनकी मानसिकता और उनके विचार इतने चेंज हो जाएंगे कि तुम कहोगे कि अरे ये सर ने तो कल ये बोला था, आज सर चेंज हो गए हैं। आज मुझे मीठा पसंद है, मेरी मर्जी, कल मुझे नमकीन पसंद है। तो हम तो उन ह्यूमन का रिसर्च कर रहे हैं, उनके रिलेशन का रिसर्च कर रहे हैं, जो पल में तोता पल में मासा, इस बालम का क्या विश्वासा कि आज ये है कल को ये होगा। तो ध्यान रखना सभी लोग, हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। यहां मैं साइंस से थोड़ा हटके अब आती हूं। देखिए, रिसर्च बोलते हैं शोध को, मैंने कहा ना। और एक बात और, इसको स्टार्ट करने से पहले, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन इससे आएंगे। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं या जो भी मैं बताऊंगी, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने सोशल साइंस की बात की और मैंने अभी अभी तुमसे बताया ये नेचुरल साइंस से अलग है। रिसर्च हिंदी में बोलते हैं शोध। रिसर्च शोध, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, शोध, ध्यान से समझिए। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोजना। सर्च इंजन कहते हैं ना, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च किसे कहते हैं? खोजने को। रिसर्च कहते हैं खोजते रहना, जानकारी हासिल करना। जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ तो हाउ टू ऑपरेट, वो कैसे चलेगा, उसमें हम गाने भी सुन सकते हैं, अरे उसमें तो हम फोटो भी खींच सकते हैं, अरे उससे तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो यही सब खोजबीन होता है। अब आते हैं सोशल साइंसेस के बारे में, खास तौर पर क्योंकि मैं देख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट सोशियोलॉजी के हैं। सोशियोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं और किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तुम ही सब बताओगे। देखो ये सेशन इंटरेक्टिव होगा, तुम बताओ सोशियोलॉजी के बारे में तुम्हें कुछ जानना है तो तुम कैसे जानोगे? सोसाइटी के बारे में पढ़ के। कहां से पढ़ोगे? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बेटा। आपका नाम? भुवनेश ने बताया कि उसे अगर कोई चीज की जानकारी नहीं है तो वो बुक लेगा, बुक में से पढ़ेगा। और जाकर किससे? हाँ बेटा, हाँ बताओ, बिल्कुल सही बता रही हो, वेरी गुड। जब हमें नहीं पता है हम अपने दादी बाबा से, बड़े लोगों से, अपने गुरुजनों से, उनके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? रिंकी ने भी बिल्कुल सही बताया है। मैं उसी पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। सोशल साइंसेस और खास तौर पे सोशियोलॉजी में अगर हमें भारतीय समाज को जानना है तो उसके 2 दृष्टिकोण हैं, पर्सपेक्टिव जो है वो 2 हैं। कौन सा पर्सपेक्टिव है? एक तो है टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, इसको इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। दूसरा कहा जाता है फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव, क्षेत्रीय अध्ययन दृष्टिकोण। एक भुवनेश ने बताया टेक्सचुअल और रिंकी ने बताया मुझे फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव। देखिए, मैं समझाने में विश्वास रखती हूँ मनोवैज्ञानिक तरीके में, क्योंकि आप सभी, क्या मैं भी, मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है अगर मैं उसे बर्डन ले लूं, लेकिन यदि मैं उसे समझ के बहुत इंटरेस्टिंग बना के करूं तो वो मेरे दिमाग में प्रिंटर की तरह छप जाता है। तो मैंने अभी अभी बताया, हमें यदि भारतीय समाज को समझना है तो हमारे सामने 2 पर्सपेक्टिव है, 2 दृष्टिकोण।
एक इंडोलॉजिकल या टेक्सचुअल कहते हैं, इसे किताबी दृष्टिकोण भी कहते हैं। जस्ट लाइक भुवनेश, अभी अभी भुवनेश ने बताया मैं किताब से सुनूंगा देखूंगा। टेक्सचुअल या बुक व्यू। दूसरा फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव। हमारे जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने भारतीय समाज पे जितने भी रिसर्च किए हैं या जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो इन्हीं दो पर्सपेक्टिव पर आधारित है, या तो फील्ड पर्सपेक्टिव या फिर टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, जिसे कहते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्षेत्रीय अध्ययन की ओर। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। देखिए, फील्ड टेक्सचुअल हमें वो होता है जो बुक व्यू, बुक पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं है हम किताबें खोजते हैं, उससे गेन करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ लें, इसके बारे में पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। लेकिन हमारे यहाँ समाजशास्त्री कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है इतिहास में सही नहीं है। क्यों? सरकार ने बहुत सारे चैप्टर डिलीट करा दिए। क्यों? बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो है आज हमें मिलते ही नहीं है जो पहले थे। हिस्ट्री के जो इवेंट हैं वो बदले जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे हम स्टेबल है ही नहीं। बुक पर्सपेक्टिव जो है, जैसे मैं सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करूं, मैं क्लासरूम टीचिंग जब करती हूं तो मैं कम से कम 5 समाजशास्त्रियों की परिभाषा स्टूडेंट को पढ़ाने में यूज करती हूं, क्योंकि हर का दृष्टिकोण अलग है। मैकाइवर पेज ने अलग बोला है, ऑगस्ट कॉम्टे ने अलग बोला है, वहीं दुर्खीम इसको अलग बताते हैं, वार्ड अलग बताते हैं और मैक्स वेबर अलग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बुक व्यू के साथ साथ उस क्षेत्र में जाकर अध्ययन करना होगा, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए थे उन्होंने अपने हिसाब से जितने भी, जैसे आज मैं रिसर्च की बात करती हूँ, स्मिता वडोला मैम सामने बैठी हैं, हम दोनों वाटर रिसोर्सेज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो मैडम मुझे गाइड करती रहती है, मैडम मुझे डांटती है, नहीं जाना, यहां बैठ के बात मत कर, पहले जा। तो मैं मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं उस धारा पे जाती हूँ, वहां पे खड़े लोगों से पूछती हूँ कि आप कब से पानी ले रहे हैं, इस धारा का क्या महत्व है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव पढ़ा था, उसका किताबी दृष्टिकोण कि धाराएं क्या होती हैं, क्या महत्व है। वहीं हम अब वापस आ रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज पर, अपने ट्रेडिशनल ज्ञान की ओर वापस आ रहे हैं। तो हमें लोगों और ट्रेडिशनल ज्ञान और नॉलेज किसके पास है? हमारी दादी बाबा के पास, हमारे गांव के बुजुर्गों के पास। और समय रहते यदि हमने इनको ना सहेजा तो इसका जो दंड होगा वो हम सभी को भुगतना पड़ेगा। हम कोरोना काल में कह रहे थे कि हमने तो तुलसी से, मुलैठी से और वो था, तो उससे हमने अपने बुखार, खांसी, जुकाम ठीक कर लिया। लोग तो हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन लोगों ने घर में रह के ही उपचार करके दादी बाबा की ट्रेडिशनल नॉलेज से उसको बचा लिया। तो जो ज्ञान है वो हम फील्ड वर्क में जाके, देखिए फील्ड वर्क यानी क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्र में जाकर किसी चीजों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, और एक पर्सन से नहीं, कई लोगों से जानना। एक दादी से पूछा, दूसरे गांव में दूसरे बुजुर्ग से पूछा, आप बताइए कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फील्ड वर्क कहता है कि हम ज्ञान को सहेजने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो मेरी भाषा में तो फील्ड वर्क वो है, क्षेत्रीय अध्ययन इंग्लिश में। ये मैं पीपीटी बना के लाई हूं, ये टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है, किताबी दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें मैं कहीं ना कहीं फील्ड वर्क या जो मेरा अनुभव था और जो मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया है, मैं उसको अपने लेक्चर के माध्यम से तुम्हें बता रही हूं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारी जानकारी गोपनीय रखनी पड़ती है। यस, बिल्कुल रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, हम ऐसे डरते हैं क्रिमिनल्स पे रिसर्च करने पे, ट्रांसजेंडर पे रिसर्च करने पर, होमोसेक्सुअल, तो ये टॉपिक हम रिसर्च नहीं करते। हम कहते हैं नहीं नहीं भैया, इस पे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। फिर वो लोग हमारे ऊपर, हमें तिरछी निगाहों से देखते हैं कि ये क्यों आए हैं, ये हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या ये हमारी मजाक बनाने आए हैं। तो वो स्किल, जैसे सर ने बताया, यहां स्किल इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी
ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, आप सबको रिसर्च करने जाना है। प्रशांत सर और जो नोटियल मैम हैं और इनके अंडर में आज तुम इस वर्कशॉप को इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें एक प्रश्न पत्र, एक पेपर के रूप में रिसर्च करना है। रिसर्च करने का मतलब कैंपस में रिसर्च नहीं करोगे, तुम्हें इस कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा, एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें बहुत सारे टूल्स, अभी मैं बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये इतना बृहद है, मैं तो इसको नहीं कंपाइल कर सकूंगी। तो अगर मैं सब चीज को एकदम से तुम्हें सब बता दूंगी तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगी अपने को। मैं इतना ही समझाऊंगी कि जितना मुझे टाइम मिला है और जितना तुम्हें बता सकूंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो हम कहते हैं फैक्ट्स इकट्ठा करना, फैक्ट्स होते हैं तथ्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की भी बात हुई थी। फैक्ट्स हम किताबों से नहीं इकट्ठा कर सकते सारे के सारे, कुछ तो कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फील्ड में जाना होगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, और वो भी एक दो लोगों से नहीं, कई लोगों से पूछना पड़ेगा। फिर देखेंगे सिमिलैरिटी कहाँ आ रही है, कितने लोगों के विचारों में आ रही है, फिर उन हम फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की बात हुई थी। देखिए यहां मैं समाजशास्त्र की बात करूंगी, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा। अब सुनो, तुम क्वेश्चन का आंसर भी सुन रहे हो साथ साथ इसके। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम, और सामाजिक घटनाएं खासतौर पे ऐसी घटनाएं, मनुष्य का व्यवहार, संबंध, सामाजिक संबंध जो बदलते रहते हैं, उनमें वैज्ञानिकता लाने के लिए साइंटिफिक उनके लॉजिक्स होने चाहिए। भाई ये केमिस्ट्री नहीं है कि आप केमिकल रिएक्शंस, दो केमिकल में आए और आपने जो रिएक्शन निकल के आया वो बता दिया इजीली, नहीं, इतना इजी नहीं है समाजशास्त्र में साइंटिफिक रिसर्च करना। उसके लिए विज्ञान, जो हमारे सामाजिक अनुसंधान है, उसको दो भागों में बांटा गया। ये है क्वालिटेटिव, गुणात्मक, गुणात्मक, ध्यान देना मेरी बातों पे, गुण। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। गुणात्मक कहते हैं जब हमारे गुणों के आधार पर व्यवहार कैसा है। देखिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, और यदि तुम में से कोई स्टूडेंट जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने जाएगा, आईएएस और पीसीएस की बात कर रही हूं मैं, तो वहां पे आपका मूल्यांकन गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीके से किया जाता है। कैसे? प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम परिमाणात्मक, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अकबर ने कौन कौन से किले फतेह किए, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इंटरव्यू में तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, तुम्हारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेक किया जाता है, तुम्हारा बैठने का तरीका चेक किया जाता है, तुम्हारा एंटर होने का तरीका चेक किया जाता है, यानी गुणात्मक। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझा रही हूं कि सिविल सर्विसेज में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पद्धतियों का यूज किया जाता है। तो मैंने बताया था सामाजिक अनुसंधान में दो पद्धतियां होती हैं। पहली में हमने बताई गुणात्मक पद्धति। गुणात्मक पद्धति प्रमुख रूप से 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। मेरे तनु मैम सोशियोलॉजी वाली के जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप जाके जब एग्जाम की तैयारी करना, और सबसे ज्यादा तो गुरुजन बैठे हैं, उसके बाद भी यदि तुम कभी कभी ऐसा लगे तो उस चैनल पे चेक करना, ये सब डिटेल में मिल जाएगा। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति इसको बोलते हैं। मतलब जब हम फैक्ट्स को विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाते हैं, तो उसे कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। दूसरी है केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। जब एक समुदाय, एक समूह और एक व्यक्ति का संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात। केस स्टडी में कई लोग सोचते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का ही सिर्फ अध्ययन होता है। जब एक समाज, एक समुदाय, एक समूह और एक व्यक्ति का संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं केस स्टडी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सोशियोमेट्री, समाजमिति। मोर्नियो थे, मोर्नियो ने अपनी किताब लिखी हु शैल सर्वाइव, उसमें आपने समाजमिति के बारे में छोटे समूहों के अध्ययन के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट है इसमें सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, जो कि बोगार्डस ने एक स्केल बनाया था। मैंने अभी अभी बताया कि हम व्यवहारों को, अपने संबंधों को मीटर में या किलो में नहीं माप सकते, लेकिन समाजशास्त्र में बहुत सारे पैमाने बने हैं। लिकर्ट पैमाना, सामाजिक दूरी पैमाना, जो कि बोगार्डस ने बनाया है। ये पैमाना थोड़ा सा मैं बताऊंगी कैसे इस पैमाने में मेजरमेंट किया जाता है। आप सभी एग्जिट पोल जानते हैं? एग्जिट पोल, इलेक्शन के एग्जिट पोल, ऐसा लग रहा नहीं जानते हैं। जानते हैं? कोई बताएगा? उसमें पूछा जाता है किसको बहुमत मिल रहा है, तो कैसे लिए जाते हैं? सर्वे के थ्रू लिए जाते हैं, लोगों के, उनको जाना जाता है। साथ ही साथ जब कई बार तुमने देखना, हमारा जो न्यूज़पेपर होता है उसमें फ्रंट में एक वो आता है स्केल टाइप की, इसमें आप कितने सहमत हैं आरक्षण की नीति से, कि हाँ हम सहमत हैं, कोई कहता नहीं असहमत हैं, कोई कहता हम न्यूट्रल हैं। वास्तव में उस स्केल की बात हो रही है, ये मीटर वाले स्केल की बात नहीं हो रही है, ये उस स्केल की बात हो रही है जिसमें बोगार्डस ने सोशल डिस्टेंस के आधार पर हमारे मनोवृत्तियों को मापने के लिए एटीट्यूड स्केल, ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, उसको मीटर में सेंटीमीटर में नहीं मापा जाता, लेकिन एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल भी है, उसका इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि उसमें हमें मनोवृत्तियों की मापक्रम की जाती है। सौतेली माँ के आने से पहले बच्चे का व्यवहार, सौतेली माँ के आने के बाद बच्चे का व्यवहार, क्या व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है? अच्छा आया है, तो वो उसका रीजन माप लिया जाता है। तो इसका मापक्रम, मनोवृत्तियों का मापक्रम किया जाता है इन स्केल के माध्यम से। ये भी लेंथी टॉपिक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्टडी मेथड, जब समुदाय का अध्ययन किया जाता है। समुदाय यानी कम्युनिटी, जब पूरे समुदाय को, पूरी कम्युनिटी का एक रूपता के रूप में, जैसे सेंसस होते हैं हमारे, जनगणना, सेंसस मेथड होते हैं ना जनगणना, जो पूरी कम्युनिटी का रिसर्च किया जाता है, पूरी कम्युनिटी के से जाना जाता है, और ये अभी बताऊंगी कैसे। तो ये है, नेक्स्ट स्लाइड, ये है परिमाणात्मक, जिनको हम माप सकते हैं संख्या में। सबसे पहले मैंने इसमें बताया सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता बोले जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था। जबकि मैं बोल रही हूं हम तो सोशल साइंसेस में माप नहीं सकते, लेकिन माप कैसे सकते हैं? इन सब स्केल्स के माध्यम से। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बात करूं, हेरोडोटस के अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र आप लोगों ने पढ़ी होगी, उन्होंने सोशल सर्वे किया था, सामाजिक सर्वेक्षण। तो सामाजिक सर्वेक्षण होता है कि जब संख्यात्मक रूप से आंकड़ों को संकलित किया जाता है। इसी तरीके से स्टैटिकल मेथड, ये भी सेम है। जब जनगणना का, हमारी सेंसस होती है, जनघनता डेंसिटी होती है, मेल फीमेल रेशियो, लिटरेसी रेशियो, इसको ज्ञात किया जाता है, वो किस में आता है? स्टैटिकल मेथड में। नेक्स्ट है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, दो परिस्थितियों की तुलना करना, कंपैरेटिव मेथड, जिसमें एमाइल दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, कई लोगों ने कंपैरेटिव, जैसे एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में कंपैरेटिव मेथड यूज किया था, तुलनात्मक अध्ययन। कंपैरेटिव बोलते हैं कि आज से 50 साल पहले संयुक्त परिवार और आज वर्तमान में संयुक्त परिवार की स्थिति क्या है शहरों में, क्या कोई फर्क आया है? हाँ, बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, लोग अपने संयुक्त परिवार को छोड़ रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वास्तव में तो इसे बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति। हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति जैसे कि मैंने बताया, इसको गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों में कई बार इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बात करूंगी डेटा कलेक्शन की। अभी मैंने तुम्हें बताया दो तरीके से हमारे यहाँ समाज शास्त्र में अध्ययन पद्धतियों का यूज किया जाता है, गुणात्मक तरीके से, परिमाणात्मक तरीके से, ठीक है, क्वालिटेटिव,
एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब आता है डेटा कलेक्शन। जब हम कहीं रिसर्च करने जाते हैं, जो मैंने अभी अभी बोला, तो हम या तो हम टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव यूज करेंगे या हम फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसमें डेटा कलेक्शन की टेक्निक होती है, और टेक्निक होती है दो तरह की, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राथमिक तथ्य संकलन के स्रोत और दैत्विक तथ्यों के संकलन के स्रोत। प्राइमरी टेक्निक्स होती है, जैसे भुवनेश ने मुझे बताया था, भुवनेश ने, कि जब हम क्या होता है क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को देखते हैं। जैसे मुझे कुमाऊनी रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं, मैं गढ़वाल में रहती हूँ, तो मुझे जानना है, या तो मैं यूट्यूब से कहूंगी या मैं आजकल चैट जीपीटी गूगल से कहूंगी मुझे कुमाऊनी ट्रेडिशन के बारे में बताओ, वो मुझे इतनी गहन जानकारी नहीं देगा। लेकिन यदि मैं कुमाऊं में जाऊं, खास तौर पर किसी के विवाह या उत्सव के अवसर पर जाऊंगी, तो मुझे वहां प्रमाणिक तथ्य, रीति रिवाज कैसे होते हैं, कैसे शादी होती है, कौन सी रस्में होती हैं, पिछौड़ा क्यों पहना जाता है, कौन से आभूषण क्या मायने रखते हैं, वो डीपली पता चलेंगे। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहते हैं जब एक अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर खुद जाता है फील्ड वर्क करने, वहां से डेटा को कलेक्ट करता है। उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, साक्षात्कार, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली, शेड्यूल, अनुसूची, ये सब प्राइमरी डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। दूसरा मेथड है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जैसे जो मैंने अभी अभी बताया, किताबों से। ठीक है, कोई रिकॉर्ड्स पड़े हैं हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति की वेबसाइट पे, वहां से ले लूं मैं, तो वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में आते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, तो ये मैंने डिटेल्स में, जैसे इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, आगे कर दीजिए भैया। सर्वे एंड क्वेश्चनियर बोलते हैं प्रश्नों की सूची को, कि मैं जाने से पहले ही अपने दिमाग में सोच के जाऊं, मैं पूछूंगी क्या वहां पर लोगों से, क्या इकट्ठा, कि आप कौन से त्योहार करते हैं, उस त्योहार पे कौन सा पकवान बनता है, कौन से आभूषण पहनते हैं, कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। तो समय को बचाने के लिए और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं प्रश्नों की सूची बना लूं, और ये सूची भी अनुसूची और प्रश्नावली दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट। सर अभी टाइम की प्रॉब्लम होगी ना, 5 मिनट 10 मिनट तो होंगे ना? अच्छा। अब हमारे पास चैलेंजेस, जैसे इस बच्चे ने बताया था, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फील्ड वर्क में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम उनके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं कि जो आज कुछ सोचते हैं कल कुछ सोचते हैं। अभी सर ने एग्जाम्पल दिया, लोग सोचते हैं, प्रशांत सर ने बताया कि जब रिसर्च करने जाते हैं लोग बातों को छुपा लेते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब है। और अंदर जाओगे तो आपको सब मिलेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम APL, अबोव पॉवर्टी लाइन से ऊपर ना जाएं, तो वो फैक्ट्स को छुपाते हैं। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, वो हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं। फिर जो हमें डेटा कलेक्ट किया, क्या वो 100% सही है ना? कैसे मानूं? मैंने तो सोशल रिसर्च किया है, मैंने नेचुरल साइंस पे रिसर्च नहीं किया कि जो डेटा कलेक्ट किए वो 100% सही होगा ही होगा। उसे हमें जांचना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है, जब आप डॉक्टर के पास बीमार होके जाते हैं, डॉक्टर आपको ऐसे मेडिसिन नहीं देगा कि बुखार कितना है 100, इनको बुखार की मेडिसिन देती ना। कब से बुखार हुआ? सिर में भी दर्द है, अच्छा जोड़ों में दर्द है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है? नहीं डॉक्टर साहब, भूख प्यास तो नहीं लग रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारों को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे दवाई नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, जब हम फील्ड वर्क करने जाते हैं तो हमारे पास प्रबल संभावनाएं होती है ऐसे डेटा कलेक्ट होने की, जो कि जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, गलत भी हो सकते हैं। वो हमारे लिए बिग चैलेंज है कि हम जेन्युइन डेटा कलेक्शन कैसे करें, और फिर जो कर लिया है उसे प्रमाणित कैसे करें। तो नंबर ऑफ, और ये नहीं, फिर बाई चांस मैं चाइल्ड क्राइम पे, ड्रग्स एडिक्शन पे रिसर्च करने जा रही हूं, क्या मुझे सही से आंसर मिलेगा?
मैं जिस ड्रग एडिक्टेड बच्चे के ऊपर रिसर्च करने जा रही हूं, तो प्रबल संभावना है कि मुझे डेटा वहां से जो मैं रिस्पॉन्स सोच के जा रही हूँ वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उस सुध बुद्ध, कहते हैं ना ड्रग्स एडिक्टेड बच्चे क्या होते हैं, वो तो अपनी सुध बुद्ध में होते नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उनको देख रहे लोगों से पूछेंगे, क्या वो जवाब दे पाएंगे उनकी जगह उनका? नहीं। तो फील्ड वर्क में हमें बहुत सारे चैलेंजेस और हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है। हमेशा एक सर्टिफिकेट हमसे भरवाया जाता है कि आप गोपनीयता बनाए रखेंगे, जैसे उसने बोला। तो हम कहते हैं हम आपका नंबर, आपका नाम, ये सब जो होगा हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हमने रिसर्च के लिए लाया है। और ये हमारे अंदर स्किल होने चाहिए कि हम सामने वाले को आश्वस्त कर सके कि जो मैंने डेटा दिया है, जो आप डेटा दे रहे हैं, जो मैंने आपसे डेटा लिया है, वो बिल्कुल सेफ है। क्योंकि आज आप देखते हैं, मैं ना उत्तराखंड पुलिस के साथ जुड़ी हुई हूं, तो मैं दिमाग से काम लेती हूं। ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूं क्योंकि बहुत जरूरी है आज की तारीख में एक्टिव रहना। आजकल एक पेरेंट्स को कॉल आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एग्जांपल है। आपका बेटा प्रणव है कि हाँ? आप श्वेता सिंघल बोल रही है? हाँ। आपके हस्बैंड का नाम ये है? आप कहोगे हाँ, और मेरा फोन नंबर भी ठीक है, और फोटो देखोगे पुलिस वाले की, डीजीपी की फोटो लगाई है। अच्छा, आपका बेटा यहाँ पे है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी डेथ हो गई, और पेरेंट्स का गजब घबरा के हाल, अरे मेरा बेटा तो ये लूटने का नया धंधा है। ये हमारे डेटा लीक्स हो चुके हैं बहुत सारे। कहते हैं ना हम डेटा सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बहुत सारे बैंक को डिटेल दे दी। हम बहुत सारी जगह जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारा आधार कार्ड लिया जाता है, तो वो पूरी की पूरी डिटेल लीक हो चुकी है और किसके पास चली गई है? साइबर फ्रॉड्स के पास। और फ्रॉड्स ऐसे उससे कॉन्फिडेंस से आपसे कहेंगे आपके हस्बैंड का नाम ये है, आपके बेटे का, आपका बेटा तो हमारी कैद में है। और मैं ये बिल्कुल फैक्ट सुना है, वो इंसान घबरा के चक्कर खा के गिर गया, उसे हार्ट अटैक ही आ जाता कि मेरा बेटा जेल में है। उस इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो साइबर फ्रॉड्स ये नहीं देते, उनके लिए तो मनी मैटर करती है। पैसा लेके आज कितने केस कर लिए हमने, 50 भी आ गए बहुत है, 50 से 5-5 हजार भी आ गए, चलो आज की दुकान निकल गई है। लेकिन हमें अवेयर होने की जरूरत है और हमें सामने वाले को आश्वस्त करने की जरूरत है कि जो हम आपसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, हम किसी को नहीं देंगे। हमेशा सेफ साइड रखना, उन्हें प्रॉमिस करना, और सिर्फ प्रॉमिस नहीं करना, रखना भी है। अपनी हमेशा पेन ड्राइव रखिए, उसे सुरक्षित रखिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं डेटा कलेक्शन और फील्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट स्लाइड भी है, सेकेंडरी है, आगे कर दीजिए। सेकेंडरी में बता चुकी हूं, हाँ बहुत छोटी बना के लाई थी क्योंकि जिससे आप बोर ना हो। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन, बार बार मैं घड़ी को देखती हूं क्योंकि ऐसा लगता है देर ना हो जाए, ठीक है। पहले तो ये बताइए, आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अपने आप को इतना कैपेबल, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं सभी नौकरी लग जाएगी, सभी जीनियस हो जाएंगे, नहीं। अपने आप को कैपेबल बना के जाओ, वास्तव में अपने पैरों पे खड़ा होकर जाओ। मैं मजाक कर रही थी अब कि तुम पैरों पे आए हो, वास्तव में अपने आप को कैपेबल बना के जाओ। लड़कियां खासतौर पे तुम सब सुन लो, अपने आप को इतना सॉलिड बनाओ। मैं तो कहती हूँ एक कैंपस में जो मेरी वो है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार उत्तराखंड पुलिस से जुड़ी हूँ, तो मैं ये उन्हें बताती हूँ कि लड़कियों के अंदर यदि सेल्फ डिफेंस का आ जाए तो वो कहीं मात नहीं खाएंगी। तो ये तुम्हें अपने से सीखना होगा, और आशा करती हूँ आज इस लेक्चर से तुम कुछ सीख के जा रहे हो। और ये भी आशा करती हूँ, मेरा चैनल है तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, उससे आप लोग जुड़ोगे और मुझे प्रोत्साहित करोगे। थैंक यू सो मच।